नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 8 समाकलन के अनुप्रयोगों का आरंभ करेंगे। हमने विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अनेक सूत्रों का अध्ययन किया है। प्रायोगिक ज्यामिति में भी हमने इन सूत्रों की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा, जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आदि। परंतु यह सूत्र वक्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपर्याप्त है। तो आज हम समाकलन की सहायता से साधारण वक्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम एक वक्र y बराबर fx, x अक्ष एवं कोटियां x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्रफल को आसान विधि से निकालना सीखेंगे। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, हमारे पास x अक्ष, y अक्ष और क्षेत्रफल दिया हुआ है। कैसा क्षेत्रफल? वक्र y बराबर fx, x अक्ष, कोटियां x बराबर a और x बराबर b से घिरा हमें एक क्षेत्र दिया हुआ है। इस क्षेत्र का हमने क्या निकालना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम इस क्षेत्रफल को यानी इस क्षेत्र को क्या कर सकते हैं? पतली पट्टियों में बांट सकते हैं। तो हम इस पूरे क्षेत्र को पतली एवं ऊर्ध्वाधर पट्टियों में बांटेंगे, जिसकी ऊंचाई कितनी है? y और चौड़ाई dx। अब इन सभी पट्टियों में से हम कोई भी स्वेच्छ यानी अपने इच्छा अनुसार पट्टी का विचार करते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है? y और जिसकी चौड़ाई dx। ठीक। अब इस प्रारंभिक जो पट्टी है, इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल है y गुणा में dx, जो कि किससे दर्शा रहा है? dA से। ठीक। सो dA क्या है? प्रारंभिक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर किसके? y गुणा में dx। और याद रखेंगे ये y क्या दर्शा रहा है? हमारा वक्र y बराबर fx है। ठीक। यह क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल कहलाता है, जो कि क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थिति पर स्थापित है एवं a तथा b के मध्य के किसी भी मान से विनिर्दिष्ट है। ध्यान देंगे, जो वक्र y बराबर fx, कोटियां x बराबर a, x बराबर b, x अक्ष, इसके घिरे क्षेत्र में कुल क्षेत्रफल हमारा क्या दर्शा रहा है? a। इसको हम क्षेत्र p, q, r, s और p के सभी पतली पट्टियों के क्षेत्रफल का योगफल के परिणाम स्वरूप देख सकते हैं। ध्यान देंगे, हमने इस क्षेत्र को क्या किया था? हमने पतली ऊर्ध्वाधर पट्टियों में बांटा था और हर एक जो पट्टी है इसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो अगर हम यदि सभी पट्टियों का क्षेत्रफल का योगफल ज्ञात कर लें तो इस वक्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ध्यान देंगे, हमने पिछले अध्याय में एक और चीज सीखी थी। हमने योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन एवं कलन आधारभूत प्रमेय के उपयोग से निश्चित समाकलन का अध्ययन करना सीखा था। इसी की सहायता से हम इस क्षेत्रफल को सांकेतिक रूप में यानी इस भाषा में लिख सकते हैं। वह क्या दर्शा रहा है? a बराबर समाकलन dA a से b तक, जो कि बराबर है dA क्या दर्शा रहा है? एक पट्टी का क्षेत्रफल, जो कि है y गुणा में dx यानी y dx, समाकलन किया a से b तक, बराबर y क्या है? वक्र किसके बराबर? fx। तो यानी हमारा जो क्षेत्रफल a है वह किसके बराबर हुआ? हमने फलन f को समाकलन करना है x के सापेक्ष में a से b तक। ये हमें हमारा सूत्र मिल गया। ठीक। आइए अब आगे बढ़ें। अब हमारे पास वक्र है x बराबर gy,
y अक्ष एवं रेखाएं y बराबर c, y बराबर d से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल का सूत्र हम देखेंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं हमारे पास वक्र है x बराबर gy, रेखाएं y बराबर d, y बराबर c और y अक्ष। तो ये जो छायांकित आपके पास क्षेत्र है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बारी हम कैसी रेखाएं लेंगे यानी कैसी पट्टी लेंगे, हम क्षैतिज पट्टियों में इस पूरे क्षेत्र को बांटेंगे। तो वैसे ही जैसे कि हमने पहले किया था हमें एक सूत्र मिलेगा। वह सूत्र क्या है? जो क्षेत्रफल A है यानी ये पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल A दर्शा रहा है वह किसके बराबर हुआ? यदि हम x को क्या करें, समीकलन करें, इसका समाकलन करें c से d तक, यानी वह क्या दर्शा रहा है? हमें फलन g को y के सापेक्ष में समाकलन करना है c से d तक। तो ये हमें एक और हमारा सूत्र मिल रहा है। आइए अब गौर करें इस टिप्पणी पर। ध्यान देंगे कि चर्चित वक्र की स्थिति x अक्ष के नीचे है, यानी आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारा वक्र आ रहा है वह इस x अक्ष के नीचे आ रहा है। तो यानी जो क्षेत्रफल का मान आएगा वह कैसा आएगा? वह ऋणात्मक मान आएगा। पर क्या हम क्षेत्रफल में ऋणात्मक मान लेते हैं? हम केवल संख्यात्मक मान लेते हैं। तो वही ये टिप्पणी बता रही है, इसका पहला बिंदु, कि यदि चर्चित वक्र की स्थिति x अक्ष के नीचे आती है जहां x बराबर a से x बराबर b तक जो हमारा फलन fx है वह 0 से छोटा है, तो इसीलिए दिए हुए वक्र x अक्ष एवं कोटियां x बराबर a, x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ऋणात्मक हो जाता है। परंतु हम क्षेत्रफल को केवल संख्यात्मक मान ही लेते हैं। तो हम इसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात करेंगे? हम इसका निरपेक्ष मान लेंगे, यानी हम मॉड्यूलस वैल्यू लेते हैं। हम समाकलन करने के बाद इसका निरपेक्ष मान लेंगे और निरपेक्ष मान हमारा क्या दर्शा रहा होगा? इस क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, एक प्रश्न उठता है जो कि हमारा ये दूसरा बिंदु दर्शा रहा है। हो सकता है कि हमारा वक्र कैसा हो? आधा x अक्ष के नीचे और आधा x अक्ष के ऊपर। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? जाहिर है हम देख सकते हैं इस चित्र में कि A1 जो दर्शा रहा है वह क्षेत्र दर्शा रहा है जो कि x अक्ष से नीचे है, और ये A2 क्षेत्र हमारा दर्शा रहा है जो x अक्ष के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे? हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे A1 का और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे A2 का। A2 का क्षेत्रफल हमें क्या मिलेगा? वह हमारा संख्यात्मक जो मान है वही मिलेगा। पर हम A1 का क्षेत्रफल निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे, जैसे कि इस टिप्पणी में दिया है। ऐसा हो सकता है कि वक्र का कुछ भाग x अक्ष के ऊपर तथा कुछ भाग x अक्ष के नीचे है। यहाँ A1 हमारा 0 से छोटा है तथा A2 0 से बड़ा। इसीलिए हम वक्र y बराबर fx x अक्ष एवं कोटियां x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो कि a से हम दर्शा रहे हैं उसका सूत्र हमें क्या मिला? A1 का निरपेक्ष मान जमा में A2 से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आइए अब कुछ उदाहरण देखें। उदाहरण देखेंगे। सबसे पहला उदाहरण, वृत्त x वर्ग जमा y वर्ग बराबर a वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं ये जो समीकरण है हमारा क्या दर्शा रहा है? वृत्त दर्शा रहा है। इसका चित्र भी आप देख सकते हैं। जो हमारे अक्ष हैं वह इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हमें इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पर हम जानते हैं ये चारों जो चतुर्थांश में हमारे जो भाग आ रही हैं वह बराबर हैं। तो यदि हम सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात कर लें जो पहले चतुर्थांश में आ रहा है
और उसको 4 से गुणा कर दें तो हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखें। हल के अंदर वृत्त x की घात 2 जमा y की घात 2 बराबर में a की घात 2 से घिरे क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल क्या हो गया? वह बराबर 4। किससे अगर हम गुणा करें तो दिए हुए वक्र, जो हमारा दिया हुआ वक्र है यानी ये वृत्त, x अक्ष एवं कोटियां x बराबर 0 तथा x बराबर a। ये कोटियां हमें क्या हैं? बहुत अनिवार्य हैं, क्योंकि यही हमें क्या दर्शाती हैं कि हमें निश्चित समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है। ठीक, तो x बराबर 0 यानी x बराबर 0 और x बराबर a यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का इस वक्र के नीचे का क्षेत्र हमें क्या करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वही हमने यहाँ लिख दिया। से घिरे क्षेत्र क्या दर्शा रहा है? O A B O, यानी यही क्षेत्रफल हमें देखना है, ज्ञात करना है। उसको हम 4 से गुणा करेंगे, हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो कि बराबर है 4 गुणा में क्या करें? y dx समाकलन 0 से a तक। y को हम किस रूप में लिखेंगे? x रूप में, क्योंकि अब देख सकते हैं हमें समाकलन किसके सापेक्ष में करना है? x के सापेक्ष में। तो हम y को x के रूप में लिखेंगे। हम देख सकते हैं y हम किस रूप में लिख सकते हैं? वर्गमूल a की घात 2 माइनस में x की घात 2। क्यों? क्योंकि हमारे पास वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, जिससे हम y बराबर इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, अब समाकलन करना आपको आता है। समाकलन करने के बाद आप क्या पाएंगे? कुछ ये पाएंगे। समाकलन करने के बाद आपको ये मिला, यानी 4 गुणा में ये हमें सूत्र मिला, यानी x बटे में 2 गुणा में वर्गमूल a की घात 2 माइनस x की घात 2 जमा में a की घात 2 बटे में 2 साइन फलन का प्रतिलोम x बटे में a। इसका मान हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है? 0 से a तक। ठीक, ये हल करने पर आप देखेंगे आपको क्षेत्रफल कितना मिला? पाई a की घात 2 यानी पाई a का वर्ग। और यही हमें क्या दर्शा रहा है? इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, आइए इसे एक दूसरे तरीके से देखें, यानी विकल्पतः। विकल्पतः हम इसको क्षितिज पट्टियों से भी निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे हमने पहले किससे निकाला था? ऊर्ध्वाधर पट्टियों से। ठीक, तो हमने अब क्या किया? इस पहले चतुर्थांश में जो क्षेत्र आ रहा है उसे हमने क्षितिज पट्टियों में बांटा, और जो कि हमने आपको सूत्र दिया था उसी से हम निकालेंगे। तो यहाँ हमारा सूत्र क्या दर्शा रहा है कि क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 4 गुणा समाकलन x dy 0 से a। अब dy है यानी हमें समाकलन करना है y के सापेक्ष में, तो हम x को y के रूप में लिख देंगे। जैसे कि हमने पहले निकाला था उसी प्रकार हम ये निकाल लेंगे। हमारे पास वृत्त का समीकरण दिया हुआ है। फिर से हमारे पास समाकलन करने पर उत्तर आया, और मान भरने पर देख पाएंगे कि हमारा जो क्षेत्रफल है वह क्या आ रहा है? पाई a का वर्ग, जो कि समान है। तो टिप्पणी हमें क्या बता रही है? किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम ऊर्ध्वाधर अर्थात क्षितिज पट्टियों में से किसी को भी ले सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था। तो आइए अब कुछ और उदाहरण देखें। इस उदाहरण में वक्र y बराबर x की घात 2 एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका चित्र भी आप यहाँ देख सकते हैं। हमारे पास ये जो वक्र है x की घात 2 बराबर में y, ये क्या दर्शा रहा है? y अक्ष के परितः एक सममित परवलय दर्शा रहा है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आ रहा है? रेखा y बराबर 4 और इस वक्र यानी इस परवलय
x की घात 2 बराबर y के अंतर्गत, यानी a, o, b और a, ये इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गौर करेंगे, जो क्षेत्र हमारा पहले चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, ये दोनों हमारे समान हैं। तो यदि अगर हम केवल एक चतुर्थांश यानी पहले चतुर्थांश में क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसे 2 से गुणा कर दें, तो हमें प्राप्त क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखें इसका हल। क्योंकि दिए हुए समीकरण y बराबर x की घात 2 से निरूपित वक्र y अक्ष के परितः सममित एक परवलय है, इसीलिए AOBA क्षेत्र का अभिष्ट क्षेत्रफल हम निम्न रूप से दिखा सकते हैं। वह क्या है? हमें x dy का समाकलन करना है 0 से 4 और वह 2 से गुणा करना है। ध्यान देंगे, ये समाकलन क्या दर्शा रहा है? हमारा क्षेत्रफल दर्शा रहा है पहले चतुर्थांश में। हमने इस क्षेत्र को क्षितिज पट्टियों में बांटा है, तो यानी हमें समाकलन किसके सापेक्ष में करना है? y के। तो हम इस x को y के रूप में लिख देंगे। हम जानते हैं x की घात 2 बराबर में y है, तो यानी x बराबर कितना हुआ? वर्गमूल y। ठीक, तो हमारे पास क्या मिला? हमारा क्षेत्रफल 2 गुणा में समाकलन करना है वर्गमूल y को 0 से 4 तक। ठीक, यानी 0 से 4 तक ये हमें क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल। इसको 2 से गुणा करने पर हमें पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। समाकलन करने पर ध्यान देंगे आपको क्या मिलेगा? 4/3 गुणा में 8, जो कि मिल रहा है 32/3, और ये हमारा दर्शा रहा है इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो हमें चाहिए था। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में हमें क्या निकालना है? प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x की घात 2 जमा y की घात 2 बराबर में 32, रेखा y बराबर x एवं x अक्ष से घिरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले वे सारी चीजें देखनी है जिसके अंतर्गत हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या दिया हुआ है? पहले चतुर्थांश में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का हमें समीकरण दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? वह आप आराम से निकाल ही सकते हैं। अब x की घात 2 जमा y की घात 2 बराबर में 32 हमारा वृत्त का समीकरण दर्शा रहा है। रेखा y बराबर x और x अक्ष, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये हमारा वृत्त जिसका त्रिज्या, अब गौर करेंगे कितना है? 4 गुणा में वर्गमूल 2। ठीक, ये हमारी रेखा y बराबर x और x अक्ष। तो हमारे को क्या ज्ञात करना है? क्षेत्र ज्ञात करना है A O B A, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, अब कैसे ज्ञात करेंगे? क्षैतिज पट्टियों से या फिर ऊर्ध्वाधर पट्टियों से बांटकर। हमने ऊर्ध्वाधर पट्टियों से हम इसको निकालेंगे। आइए इसका हल देखें। दिए हुए समीकरण कौन कौन से हैं? x की घात 2 जमा y की घात 2 बराबर में 32 और y बराबर में x, ये दो हमें क्या दी हुई है? समीकरण। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर हम पाते हैं कि दिया हुआ जो वृत्त है एवं जो दी हुई रेखा है वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती है, और वह किस बिंदु पर होती है? B, जिसका क्या है? 4 और 4 बिंदु हमें दिया हुआ है। ठीक, x अक्ष और इसके ऊपर BM, यानी ये जो BM है इस x अक्ष पे लंब है। तो हम इस पूरे क्षेत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं, ये पहला और ये दूसरा। पहला भाग क्या क्षेत्रफल दर्शा रहा है? O B M O। ठीक, और दूसरा B A M B। ठीक, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल,
और इन दोनों का जो योग है, योग करने पे हमें जो प्राप्त क्षेत्रफल चाहिए वह हमें मिल जाएगा। तो इसीलिए अभिष्ट क्षेत्रफल किसके बराबर हुआ? क्षेत्रफल OBMO का क्षेत्रफल जमा क्षेत्रफल BMA B का क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यानी क्षेत्रफल OBMO का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यानी OBMO। ठीक, गौर करेंगे ये जो क्षेत्र है हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है? कोटि x बराबर 0, रेखा y बराबर x, कोटि यहाँ से देखें तो x बराबर 4 और x अक्ष। ठीक, तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा? हमें समाकलन करना है y कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4, किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। तो यानी हमें y को x के रूप में लिखना है। ये हमारा वक्र क्या है? रेखा y बराबर x। तो यानी y की जगह हम x लिख देंगे। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हुआ? x का समाकलन करना है 0 से 4। समाकलन करने पर आसान है, आप देख पाएंगे, आपको मिलेगा 8। ठीक, तो इसे हमने संख्या दे दी है 3। अब पुनः हमें दूसरा भाग, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि क्षेत्र है BMAB। BMA और B। अब गौर करेंगे ये हमारा किस वक्रों के अंदर आ रहा है, यानी अंतर्गत आ रहा है? कोटि x बराबर 4, हमारा ये वृत्त का वक्र यानी x, ये हमारा ये वृत्त दिखाई दे रहा है ये, और कोटि क्या है? x बराबर 4 गुणा में वर्गमूल 2। तो यानी हमारा सूत्र के मुताबिक क्या बना क्षेत्रफल? हमें समाकलन करना है वक्र y, जो कि ये दर्शा रहा है कहाँ से कहाँ तक? 4 से 4 वर्गमूल 2 तक। ठीक, किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। यानी हमें y को किसके रूप में लिखना है? x के रूप में। हमने पहले भी देखा था, ये हमारा क्या दर्शा रहा है? वृत्त दर्शा रहा है। वृत्त का हमें समीकरण पता ही है, जो कि है x की घात 2 जमा y की घात 2 बराबर में 32। इससे हम y का x के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमें मिला वर्गमूल 32 माइनस x की घात 2। अब इस पूरे का समाकलन करने पर आप पाएंगे क्या मिला हमें? 4 पाई माइनस में 8। ठीक, इसको हमने संख्या दे दी 4। अब हमें पता है हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल OBAO, जो कि दर्शा रहा है पहले भाग का क्षेत्रफल जमा में दूसरे भाग का क्षेत्रफल। यानी जो क्षेत्रफल 3 और 4 दर्शा रहे हैं उसको हम क्या कर दें? उसका योगफल निकाल लें। तो समीकरण 3 एवं 4 का योगफल ज्ञात करने पर हमें अभिष्ट क्षेत्रफल मिल जाता है, और वह क्या है? वह है a बराबर में 4 पाई। ठीक, इसी प्रकार आप अन्य साधारण वक्रों का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको इस सत्र में आनंद आया होगा, समझ आया होगा। धन्यवाद।